बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स वेटनरी क्लिनिक। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। कुछ दिन पहले फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 2 दिन की ट्रेनिंग अटेंड की और ट्रेनिंग के बाद सोचा कि ये जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है ये आप दोस्तों तक पहुंचाई जाए। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि एक वीडियो बनाई जाए, लेकिन आज संडे का फ़ायदा उठाते हुए आप दोस्तों की खिदमत में एक बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। आज की मेरी वीडियो वेटनेरियन के लिए भी है, पैरावेट्स के लिए भी है, फार्मर्स के लिए भी है और ये तमाम लोगों के लिए है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है, इमर्जिंग प्रॉब्लम है जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगर मैं सादा ज़बान में आपको समझाऊं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, तो पहले बात आप देखें कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। कि ऐसे जरासीम जो बीमारी का सबब बनते हैं। माइक्रोब के अंदर बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, वायरस भी है, प्रोटोजोआ भी है, ये सारी चीज़ें माइक्रोब्स के अंदर आ जाती हैं। तो ये एक जर्नल टर्म है कि एक वीडियो बनाई जाए, लेकिन आज संडे का फ़ायदा उठाते हुए आप दोस्तों की खिदमत में एक बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। आज की मेरी वीडियो वेटनेरियन के लिए भी है, पैरावेट्स के लिए भी है, फार्मर्स के लिए भी है और ये तमाम लोगों के लिए है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है, इमर्जिंग प्रॉब्लम है जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगर मैं सादा ज़बान में आपको समझाऊं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, तो पहले बात आप देखें कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। कि ऐसे जरासीम जो बीमारी का सबब बनते हैं। माइक्रोब के अंदर बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, वायरस भी है, प्रोटोजोआ भी है, ये सारी चीज़ें माइक्रोब्स के अंदर आ जाती हैं। तो ये एक जर्नल टर्म है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को अगर मैं आपको सादा ज़बान में समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि आप इन माइक्रोब्स को, इन जरासीम को मारने के लिए अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन अद्वियात का असर नहीं होता। और मेरा इस कंसर्न मेन एंटीबायोटिक्स, आप सब जानते हैं कि बैक्टीरिया के डिजीज़ के ख़िलाफ़ हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे जो है उसका कोई ख़ास असर नहीं होता। अगर इसकी डेफिनेशन करूं, एंटी माइक्रोबियल अद्वियात हैं, ये असर नहीं कर रही। इन अद्वियात की मौजूदगी के अंदर जो जरासीम हैं वो उसी तरह ग्रो कर रहे हैं। तो एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल अद्वियात फ़ायदा देती हैं, लेकिन इनके गैर ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल से ये असर करना छोड़ देती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है कम्युनिटी के अंदर। कि इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ रही है। इन जरासीम को मारने वाली अद्वियात जो हैं वो काम नहीं कर रही। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि ये इसके फैक्टर्स क्या हैं, थोड़ा सा मैकेनिज़्म को डिस्कस करूंगा और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर और बहुत बड़ा फैक्टर है प्रेस्क्रिप्शन। मतलब कि अंधाधुंध दवाई का इस्तेमाल हो रहा है, अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, एंटी फंगल का इस्तेमाल हो रहा है, लाइफ स्टॉक के अंदर भी और इंसानों के अंदर भी। तो ये एक ओवर प्रेस्क्रिप्शन जो है ये बहुत बड़ा मसला है हमारी इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। कि बैक्टीरिया जो हैं, जरासीम जो हैं, वो उसको रेजिस्ट कर जाते हैं, मुज़ाहमत करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर कोई दवाई भी असर नहीं करती। तो ये जो अंधाधुंध इस्तेमाल है, चाहे वो इंसानों की दवाई के अंदर हो, चाहे वो जानवरों की दवाइयों के अंदर हो, तो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का सबब है। दूसरी चीज़ है कि जो इंसान है या जानवर है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेता। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि एंटीबायोटिक को 3 से 5 दिन इसका कोर्स करना चाहिए, चाहे कोई इंसान है या जानवर है। इंसान भी है तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो ठीक हो जाते हैं तो दूसरे तीसरे दिन वो छोड़ देते हैं। बाज़ का तो 1 डोज लेते हैं, बस गला ठीक हो गया, बुखार ठीक हो गया, फिनिश। इसी तरह एनिमल के अंदर है। हम फील्ड के अंदर जाते हैं, फॉर एग्जांपल में स्टेटस का केस है, तो हम फार्मर को ये कहते हैं कि इसको 3 से 5 दिन एंटीबायोटिक लगानी है। बहुत कम फार्मर हैं जो इसको करते हैं कि 3 से 5 दिन लगा लें। अगर दूसरे दिन को रिस्पॉन्स मिल गया है तो वो एंटीबायोटिक को
लगाना छोड़ देंगे तो ये जो मुकम्मल ड्यूरेशन ना लगाना है ये भी बैक्टीरिया को रेजिस्ट कर देता है कि इस दवाई को दोबारा उस पर असर नहीं होता या कम असर होता है। तीसरा मसला है ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन। ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल है वो लाइफ स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा है। चाइना में सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है और पाकिस्तान शायद तीसरे नंबर पर है लाइफ स्टॉक के अंदर जो एंटीबायोटिक्स का बेतहाशा इस्तेमाल करता है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि दवा बीमारी फ़र्क की एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती और हमारे ख़ास तौर पे जो फील्ड स्टाफ है वो लगा देते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ अडर एडिमा की। अडर एडिमा गोट्स के अंदर एक बीमारी है तो वहाँ पर जो बंदा भी जाएगा वो अडर एडिमा का तो उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ही नहीं तो वहाँ पर वो अल्मोक्स एल लगा के आएगा तो 1-2 दिन लगाएगा। तो इसी तरह ये एक बंदा लगाता है तो आप देख लें पूरी पॉपुलेशन है तो इससे भी ये मसाइल में इजाफा हो रहा है पुअर इन्फेक्शियस कंट्रोल। चाहे वो हम इंसानों की बात कर लें या जानवरों की बात कर लें तो हमारे हम इन्फेक्शन को कंट्रोल अच्छे तरीके से नहीं किया जाता जिस तरह करना चाहिए। अगर फार्म की बात करें तो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए फार्म की बायोसिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा जाता। इस तरह ह्यूमन हॉस्पिटल का हालात देख रहे हैं तो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। बात करूँ तो इरेशनल यूज़ या सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स है कि पता नहीं होता कि एंटीबायोटिक लगा देते हैं, पता नहीं होता कि हमारा जो आम फार्मर है वो भी जाता है तो कहता है कि मेरा गला ख़राब है तो आम जो हमारा स्टोर वाला है या फार्मेसी वाला तो उसको एरिथ्रोमाइसिन ऑगमेंटन दे देता है। तो ये जो इरेशनल यूज़ है इसको हमने ख़त्म करना है। जब तक इरेशनल यूज़ को ख़त्म नहीं किया जाएगा तो ये रेजिस्टेंस डेवलप होते रहेगा और आज हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हमारी अद्वियात जरासीम को असर ही नहीं कर रही। हमारी जो फूड की ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग जो है इससे भी एक रेजिस्टेंस का सबब बनता है और आम तौर पे हम देखते हैं कि हम एंटीबायोटिक लगा के आते हैं और फार्मर्स को हमारे बड़ी अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसी बात का ख्याल नहीं रखते। फॉर एग्जांपल कि मैं एक जानवर को एंटीबायोटिक दे कर आया हूँ, अगर वो दूध दे रहा है तो मैं फार्मर को ये आगाह भी नहीं करता कि यार इसका दूध जो है कम से कम 3 दिन दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना, इसका गोश्त जो है वो 21 दिन आपने इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि अगर आप कह भी देते हैं तो फार्मर इसको इस्तेमाल वो नहीं करता क्योंकि उसको आइडिया नहीं है कि जो दूध के अंदर या गोश्त के अंदर रेजिडुअल इफेक्ट्स हैं वो कितने हार्मफुल है। फार्मर कहता है कि जी डॉक्टर साहब जिस टाइम आग ते हर शय पकती है ना जी, जब आग पे हर चीज़ पका देते हैं तो हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है। भाई ऐसा नहीं है। अगर आपकी फूड के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया हो वो तो मर सकता है लेकिन जो रेजिड्यूज हैं ये केमिकल्स होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते, ये डिग्रेड नहीं होते और अल्टीमेट जो कंज्यूमर है वो इंसान है। आप नहीं पिएंगे दूध तो कोई पिएगा तो वहाँ पर जाकर उसको हेपेटोटॉक्सिक होगा, जिगर का मसला बन सकता है, नेफ्रोटॉक्सिक हो सकता है, किडनीज का मसला बन सकता है। तो ड्रग विड्रॉल टाइम पे हमने काम करना है। इस तरह एक पोल्ट्री का स्टॉक तैयार हो गया है और वहाँ पर बड़े पढ़े लिखे लोग एंटीबायोटिक्स चले ही जा रहे हैं और एक दिन पहले जब मरना शुरू हो गए हैं तो वो फ्लॉक को सेल आउट कर देते हैं। तो जो चीज़ें आपने चलाई हैं उस गोश्त के अंदर रेजिडुअल इफेक्ट्स हैं। आपने तो अपने शायद पैसे बचा लिए लेकिन कितने लोग खाएंगे और जितने लोग खाएंगे वो क्या उनको होगा उनकी सेहत पर असर। तो एक बात कर लेते हैं यानी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होते हैं। इसको मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट का है। इसकी 2 मेन डेवलपमेंट के होती हैं, एक इंट्रिंसिक डेवलपमेंट है, एक एक्वायर्ड डेवलपमेंट है। इंट्रिंसिक डेवलपमेंट के अंदर जो बैक्टीरिया है उसमें म्यूटेशन आ जाती है, वो अपनी जीन्स में इतनी तब्दीली कर लेता है कि वहाँ से जो नेक्स्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा वहाँ पर वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के खिलाफ जो है रेजिस्ट कर जाता है, मुज़ामत कर जाता है और वो एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं करती। इसी तरह मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है कि बैक्टीरिया अपने मेम्ब्रेन के ऊपर कोई ऐसी तब्दीलियां कर लेता है कि वहाँ से ड्रग जो है उसके अंदर ही नहीं जा सकती। अब अंदर नहीं जाएगी तो असर क्या उसने करना है। इस तरह परसिस्टेंस है कि उसके ऊपर लेयर्स बन जाती हैं मेम्ब्रेन्स के ऊपर और वहाँ पर एंटीबायोटिक उसके अंदर नहीं जा सकती। इस तरह पोरिंग है और इसी तरह एक और कंसेप्ट है वो है मुख्तलिफ इंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया अपने अंदर बना लेता है और वहाँ पर जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं आती। तो इंसानों के अंदर आप देखेंगे साल्मोनेला और इकोलाई बहुत ज़्यादा मसला है, रेजिस्टेंस हो चुकी हैं, लोगों को काफ़ी मसाइल का सामना है। अगर वेट की मैं बात करूँ तो स्टेफ ऑरियस और आमतौर पर स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया जो है
ये इसका वजह से आम जो मेस्टाइटिस हो जाए तो वो भी हमसे कंट्रोल में नहीं आती। तो इसी तरह ये तो एक-एक बैक्टीरिया की मिसाल है, अ लॉट ऑफ यहाँ से आगे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हैं और बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो आपको आ रहे हैं। तो एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस एक बहुत बिग इमर्जिंग प्रॉब्लम है। अब मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब कि क्या किया जाए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम क्या करें कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप ना हो, यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर लें। तो ये बहुत हाउ टू स्टॉप इट, इसको रोकने के लिए सबसे पहला काम है अवेयरनेस, आगाही दी जाए, जो मैं आज इस मकसद के लिए आपके सामने आया हूँ बहुत टाइम निकाल के, कि आप लोगों को इसके बारे में मुकम्मल आगाही दी जाए कि एंटीबायोटिक को कैसे इस्तेमाल करें, ये कैसे डेवलप होती है। पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान बन चुका है और उसका पहला स्टेप भी अवेयरनेस है। दूसरा स्टेप है सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब होता है कि आप सर्वे करें कि एंटीबायोटिक्स कहाँ-कहाँ यूज़ हो रही हैं, क्या-क्या रेजिस्टेंस आ रहा है, तो एक प्रॉपर सर्विलेंस सिस्टम भी हमने डेवलप करना है। तीसरा काम हमने करना है कि एंटीबायोटिक्स को आमतौर पे पोल्ट्री वाले लोग जो हैं ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब आप एंटीबायोटिक को ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो साफ ज़ाहिर है इंडिविजुअल्स के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। तो इसको भी प्रोहिबिट करना है, इसको भी हमने रोकना है कि एंटीबायोटिक किसी भी एंटीबायोटिक को आपने एज अ ग्रोथ प्रमोटर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। हाइजीन है, सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। अगली चीज़ जो है वो रैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, जहाँ पर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है वहाँ पर आप एंटीबायोटिक लगाएं। अंधाधुंध एंटीबायोटिक थेरेपी को आपने रोकना है और एक मुस्तनद डॉक्टर जो है वो जाके आप एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करे, उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे स्टोर या फार्मेसी से मिले और लगे जानवर को, और एंटीबायोटिक प्रॉपर टाइम पर लगे। 3 से 5 दिन लगेगी तो फिर ये रेजिस्टेंस कम होगी। तो ऑप्टिमल और रैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला काम जो करना है इन्फेक्शन कंट्रोल करना है। फार्म पे इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, इंशाल्लाह मैं इस पे फार्म बायोसिक्योरिटी पे एक वीडियो बनाऊँगा। तो उसमें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसको डिटेल के साथ जो है मुकम्मल तौर पे आपको बयान कर सकूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो नेक्स्ट जो है वो है इन्फेक्शन होने ना देना। हम बार ये बात करते हैं कि वैक्सीन, वैक्सीन और सिर्फ वैक्सीन, तो उसका मकसद ये होता है कि जब बीमारी नहीं आएगी, इन्फेक्शन ही नहीं होगा तो आपके खर्चे भी बचेंगे, हमें ज़्यादा एंटीबायोटिक लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इसी तरह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से हम बच सकते हैं। तो वायरल डिजीज़ के खिलाफ वैक्सीन, बैक्टीरियल डिजीज़ के खिलाफ वैक्सीन, प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर बायोसिक्योरिटी जब आप फार्म पे करेंगे तो वहाँ पर एंटीबायोटिक्स आप यूज़ ही नहीं करेंगे तो रेजिडुअल इफेक्ट भी नहीं आएगा और वहाँ पे रेजिस्टेंस भी कम डेवलप होगी। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रेनिंग ऑफ वेट्स। हमारे जो वेटनेरियन है इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक सेलेक्ट कैसे करनी है, रेजिड्यूज क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग का सिस्टम होना चाहिए, फार्मर्स अवेयरनेस होनी चाहिए, स्कूल फोकस प्रोग्राम होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस करेंगे तो हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बच सकते हैं। लोग जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनको एंटीबायोटिक विड्रॉल टाइम का पता होना चाहिए कि एक एंटीबायोटिक एक जानवर के जिस्म में कितना अरसा रहती है, दूध में कितना अरसा रहती है, गोश्त में कितना अरसा रहती है, वो मुकम्मल गाइड करेंगे तो इस प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसीजर हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। जो सीवरेज वगैरह का सिस्टम है, चाहे वो इंसानों का है चाहे वो फार्म पे है, वो बहुत बेहतर होना चाहिए। कंट्री मेडिसिन को हम यूज़ करके अपना इलाज की तरफ जा सकते हैं, न्यूट्रासूटिकल्स को एज आ ट्रीटमेंट तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करवाने चाहिए। कल्चर सेंसिटिविटी में आपको पता चलेगा कि आप उसमें कौन सी एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया रिस्पॉन्स कर रहा है, कौन सी एंटीबायोटिक पे सेंसिटिव है, किस एंटीबायोटिक पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये जब चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ये हम इसको काउंटर कर जाएंगे। फार्मेसी या जो स्टोर है वहाँ पर भी प्रिस्क्रिप्शन पे ड्रग मिलनी चाहिए, चाहे वो वेट का स्टोर है चाहे वो ह्यूमन की फार्मेसी है, कोई भी है, वहाँ पर जब किसी अथेंटिक वेटनेरियन की या एमबीबीएस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवाई नहीं मिलेगी तो इंशाल्लाह इससे हालात भी बेहतर हो सकते हैं। इस तरह फार्म पे जो सिक एनिमल है और जो हेल्दी एनिमल है उसको आप करें, सिक एनिमल को अलहदा रखें, अलहदा रखने के बाद उसकी सेपरेट मिल्किंग की जाए और उसकी जो मिल्क है उसको या डिस्कार्ड कर दिया जाए, या कुछ लोग फार्म पे अपने उसके जो बच्चों हैं उसको पिला देते हैं। वहाँ पर भी रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस तो हैं, लेकिन ये कि एक सेफ तरीका है कि अपनी इकोनॉमिक्स को भी बचा जाते हैं और कम से कम ह्यूमन पॉपुलेशन को तो बचा जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई जानवर आपका मर जाता है तो आपने
उसको डंप कर दें। इतना बड़ा लॉस, 8-10 लाख का आजकल जानवर आप अफोर्ड कर लेते हैं, तो 50-60 हज़ार रुपए आप इंसानों की सेहत के लिए आप उसको कुर्बानी दें, क्योंकि आपका जो जानवर बीमार है उसको बेतहाशा दवाइयाँ लगी होती हैं, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल हुई होती हैं, एंटी प्रोटोजोल इस्तेमाल हुई होती हैं, तो अ लॉट ऑफ रेजिड्यूज़ हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे उसके गोश्त के अंदर रेजिड्यूज़ हैं, और मैं आपको पहले बता चुका कि ये रेजिड्यूज़ गोश्त पकाने से ख़त्म नहीं होते, क्योंकि ये केमिकल्स हैं, ये कोई माइक्रोब्स नहीं हैं। तो जब ये गोश्त पकाने से ख़त्म नहीं होंगे तो गोश्त के अंदर ही रह जाएंगे, और जो इंसान उसको खाएगा तो वहाँ पर हेपेटोटॉक्सिक होगी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगी, और भी बहुत सारे इनके मसाइल हैं। तो खुदारा अपने जानवर को, अगर आपको इलाज कराते कराते जानवर मर गया है, तो जितना आपने इतना लॉस बर्दाश्त कर लिया है, तो 50-60 हज़ार का लॉस बर्दाश्त करें। इस कम्युनिटी के लिए, इस इंसानियत के लिए, गरीब लोगों ने खाना है, अमीर लोगों ने खाना है, जो भी खाएंगे तो इस सोसाइटी के अंदर उसके कितने इफ़ेक्ट होंगे, ये भी अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे आपको पहुँचा गया हूँगा, और ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। मज़ीद वीडियो बड़ी ना हो जाए, मैंने कोशिश की एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर्स वेटरनरी क्लिनिक से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।